Hello friends, this is Suman Suthar and I welcome you all on our YouTube channel. नीट 2022 के लिए हमारे जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ है उसका 16th पार्ट हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं। ये क्लास 12 के चैप्टर 16 के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और अगर आपको हमारे चैनल के क्वेश्चंस जो है वो PDF फॉर्म में चाहिए तो स्टडी स्किल सक्सेस टेलीग्राम के ऊपर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे इसके सभी PDF मिल जाएंगे और नीट से रिगार्डिंग बाकी की इन्फॉर्मेशन भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। CNG जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, CNG इज़ बेटर देन पेट्रोल और डीजल, ठीक है। वाई या सिंस CNG जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है पेट्रोल या डीजल से ज़्यादा बेटर क्यों होती है? बिकॉज ऑप्शन देख लेते हैं। CNG बर्न्स मोर एफिशिएंटली, ठीक है, ये सही ऑप्शन। CNG जो होती है वो ज़्यादा जलती है, ठीक है, ज़्यादा बेटर इसका ऑक्टेन नंबर देता है, ठीक है। CNG बर्न्स कम्प्लीटली, पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते, लेकिन CNG जलने के बाद में जो पीछे वेस्ट मटेरियल है वो कंपैरेटिवली कम, अनबर्न्ड मटेरियल जो होता है वो कम बचता है पेट्रोल और डीजल के कंपैरेटिवली। CNG कैन नॉट बी अल्टर्ड, ये भी सही है कि CNG को बेसिकली अल्टर नहीं किया जा सकता। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। जैसे पेट्रोल और डीजल के अंदर मिलावट की जा सकती है वैसे CNG गैस के अंदर मिलावट करना पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ऊपर दिए गए सारे क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट और पॉलिसी वॉज द फर्स्ट टू बी एनफोर्स्ड? सीधा याद करने का क्वेश्चन है, आपको इन सबके ईयर याद कर रहने चाहिए। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये एक्ट जो है ये एक्ट आया था हमारा 1986 के अंदर, 1986 के अंदर, ठीक है। एयर एक्ट या एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ये एक्ट जो है ये आया था 1981 के अंदर, और इस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट जो है वो हुआ था 1987 में। 1987 में सुधार हुआ था और उसमें नॉइस को भी एज अ एयर पॉल्यूशन का पार्ट या माना गया था कि भाई नॉइस पॉल्यूशन जो है इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ पॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ भी इट इज़ अ काइंड ऑफ पॉल्यूशन। वाटर प्रिवेंशन या वाटर पॉल्यूशन के लिए जो एक्ट आया था वो आया था 1974 के अंदर। और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है ये पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट लेकर के आई थी 1988 के अंदर। तो हमें ऑप्शन पता है, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले जो आया था दैट वाज 1974 का वाटर प्रिवेंशन एक्ट। ओके, अगर आप PDF डाउनलोड करते हैं तो इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है, इसको करेक्ट कर लेना। इट विल बी ऑप्शन नंबर सी। Pollution causes undesirable changes in which the following characteristics of air, water, land और soil, कि जो है एयर, वाटर, लैंड और सॉइल में कौन से, उसके कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स में जब चेंजेस हो जाता है तब उसे हम पॉल्यूशन कहते हैं? फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल या ऑल ऑफ दीज, ठीक है। देखिए पॉल्यूशन अब किसे माना जाता है? जब कहीं भी हवा, पानी या ज़मीन के ऊपर फिजिकल चेंजेस हो तब भी उसे पॉल्यूशन माना जाएगा। फिजिकल चेंजेस जो बुरे हों, ठीक है, अनडिजायर्ड हो। केमिकल हो तब भी पॉल्यूशन माना जाएगा, बायोलॉजिकल हो तब भी पॉल्यूशन माना जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट एफिशिएंट डिवाइस टू एलिमिनेट पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम द इंडस्ट्रियल इमिशन? इंडस्ट्रियल इमिशन जो होते हैं, जो बड़ी बड़ी बड़े बड़े जो आपके चिमनियाँ लगी होती हैं, ठीक है, जहाँ से कि एयर पॉल्यूशन के जो कम बड़े बड़े जो आपके कारखाने होते हैं या जो फैक्ट्रीज होती हैं उनके ऊपर जो चिमनियाँ लगी होती हैं, चिमनी से जो धुआं निकलता है उसके लिए कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा टू रिमूव द पार्टिकुलेट्स? ऑप्शंस देख लेते हैं। साइक्लोनिक सेपरेटर्स, ट्रेजेक्टरी सेपरेटर्स, इंसनरेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। देखिए इसमें इंसनरेशन तो नहीं रह पाएगा, क्यों? क्योंकि जलाने के अंदर या इंसनरेशन होता है जलाना, बेसिकली जलाने में जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं उनके ऑक्साइड बन जाएंगे, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड एज इट इज़ रिलीज हो जाएंगे। साइक्लोनिक सेपरेटर्स और ट्रेजेक्टरी सेपरेटर्स कुछ हद तक जो हाइड्रोकार्बन्स और हार्मफुल पार्टिकुलेट्स होते हैं उनको कम कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से ये भी नहीं कम कर पाते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है, क्योंकि ये क्या करता है, हार्मफुल जो पार्टिकुलेट मैटर होता है उनके ऊपर नेगेटिवली उनको चार्ज कर देता है, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को कहाँ से गुजारा जाता है?
दो पॉजिटिव हाईली पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के बीच में से, और वो इलेक्ट्रोड क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो वो इलेक्ट्रोड इनको क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये लगभग कितना परसेंट, ऑलमोस्ट 99% जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, 99% कणीय पदार्थ जो होते हैं, जो चिमनियों से छोड़े जाते हैं, उसको ये क्या कर देता है, अपनी तरफ वापस ले लेता है, और ऑलमोस्ट 100% प्योर एयर जो होती है वो क्या होती है, वो बाहर एनवायरनमेंट में क्या की जाती है, ट्रांसफ़र की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ साउंड मे डैमेज ईयर ड्रम एंड कैन इम्पेयर द हियरिंग एबिलिटी परमानेंटली। साउंड जो होती है उसको हम डेसिबल में नापते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो साउंड होती है वो हमारी होती है 30 से 40 डेसिबल, जो बात करने की साउंड होती है। 75 को WHO ने 75 डेसिबल जो है उसको WHO ने सेफ माना है। इससे ऊपर की अगर डेसिबल है तो उसको नॉइज़ पोल्यूशन के अंदर लिया जाता है। ठीक है, ह्यूमन ईयर्स फिर भी 100 तक को 120 तक को टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन 120 से ऊपर भी अगर ज़्यादा जा रहा है और उसके कांटेक्ट में बहुत टाइम तक रह रहा है तो बहुत से इफ़ेक्ट ह्यूमन बॉडी में देखने को मिल सकता है, जैसे नोज़िया, वॉमिटिंग। ठीक है, ईयर परेशानी होना, और लंबे टाइम तक रहोगे तो बहरापन। लेकिन परमानेंटली ईयर ड्रम को डैमेज कर देना और हियरिंग एबिलिटी जो होती है परमानेंटली, अगर लंबे टाइम तक 150 डेसिबल या इससे ऊपर की जो भी साउंड होती है उसको अगर थोड़े टाइम तक सुना जाए, जो हमारे लाउड स्पीकर्स की साउंड होती है, ठीक है, जो डीजे वगैरह की फुल वॉल्यूम में जो डीजे बजते हैं वो, तो आप क्या हो सकता है, परमानेंटली क्या हो सकता है, डैमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। इट इज़ अनडिजायर्ड हाई लेवल ऑफ साउंड, करेक्ट है। अनडिजायर्ड हाई लेवल ऑफ साउंड इज नोन एज नॉइज पोल्यूशन, मेजर्ड इन dB, डेसिबल में इसको नापा जाता है। इट कैन कॉज डैमेज टू हार्ट, सही है, हार्ट डैमेज कर सकती है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकती है, एंड इवन रेज ब्लड प्रेशर। ठीक है, अगर आप ज़्यादा टाइम तक डीजे के पास भी बैठते हो तब भी आपको अपनी हार्ट बीट, खुद की हार्ट बीट बढ़ी हुई फील होने लग जाती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोटर व्हीकल्स इक्विप्ड विथ कैटालिटिक कन्वर्टर आर एडवाइज टू यूज़ अनलेडेड पेट्रोल। ठीक है, क्योंकि मोटर व्हीकल्स जो होते हैं उनसे हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं और सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं वो छोड़ते हैं हवा के अंदर, तो उसमें क्या किया जाता है, आजकल कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया जाता है, एक इक्विपमेंट है। ठीक है, ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर होते हैं ये हाइड्रोकार्बन्स को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करते हैं, और नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड होते हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, नाइट्रेट ऑक्साइड, इनको ये N2 में चेंज कर देते हैं। ठीक है, और बेसिकली इनके अंदर 3 हमें मेटल्स भी ध्यान रखनी है, प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम। ठीक है, ये तीनों मेटल्स ध्यान रखने, ये तीनों मेटल कैटालिटिक कन्वर्टर्स के अंदर काम में ली जाती है। लेकिन कैटालिटिक कन्वर्टर में एक चीज़ थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि कैटालिटिक कन्वर्टर जिस व्हीकल में होगा उस व्हीकल में बिना लेड का या कम से कम लेड वाला पेट्रोल का डाला जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो लेड होता है, ये लेड जो प्लैटिनम, पैलेडियम वगैरह होते हैं जो कैटलिस्ट का काम करते हैं, इनको क्या कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, उनको निष्क्रिय कर देता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ये ऑप्शन जो है वो हमारा कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, कि जो लेड जो है वो कैटलिस्ट को क्या कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है। इसलिए कैटालिटिक जो आपके कन्वर्टर होता है उनके अंदर बिना लेड वाला पेट्रोल काम में लिया जाना चाहिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज़ नॉट टेकन फॉर रिड्यूसिंग व्हीकल पॉल्यूशन। ठीक है, व्हीकल से होने वाले पॉल्यूशन के लिए को कम करने के लिए कौन सा स्टेप नहीं लिया गया है। यूज़ ऑफ अनलेडेड पेट्रोल, सही है, इसको काम में लिया जाता है। यूज़ ऑफ हाई सल्फर पेट्रोल एंड डीजल, वैसे तो हमें यहीं पर ही मिल गया। अगर पेट्रोल के अंदर हाई सल्फर और डीजल होगा तो वो क्या रिलीज़ करेगा बर्न होने पर, सल्फ़र के ऑक्साइड, और सल्फ़र के ऑक्साइड ऑलरेडी एक काफ़ी बड़ा क्या है, ये पॉल्यूटेंट है। सल्फ़र के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं वो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं। यूज़ ऑफ कैटलिस्ट कन्वर्टर किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट पॉल्यूशन लेवल नॉर्म्स फॉर व्हीकल्स,
व्हीकल्स के लिए कठोर नॉर्म्स का, जैसे कि अभी यूरो नॉर्म थर्ड जो होते हैं वो चल रहे थे 2010 के बाद से, यूरो नॉर्म थर्ड जो होता है वो चल रहे थे, उसका भी हमें ध्यान में रखना है। तो 458 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज विच इज द इनकरेक्ट? ठीक है, नॉइस पॉल्यूशन डज नॉट लीव एनी रेजिड्यूज इन द एनवायरमेंट। बाकी के सभी पॉल्यूशन जो होते हैं वो एनवायरनमेंट के अंदर कुछ ना कुछ नुकसान कर देते हैं और उनका कुछ ना कुछ पार्ट एनवायरनमेंट में रह जाता है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इन सभी में। लेकिन नॉइस पोल्यूशन एनवायरनमेंट में रेजिड्यूज नहीं रहते हैं, ये सही है वैसे। ठीक है, नॉइस पोल्यूशन क्रिएट नर्वस डिसऑर्डर बहुत लंबे टाइम तक या थोड़े से लंबे टाइम तक अगर हाई नॉइस पॉल्यूटेड एरिया में रहा जाता है तो नर्वस ब्रेकडाउन, नर्वस डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, प्लांट्स आर एफिशिएंट एब्जॉर्बर्स ऑफ नॉइस ऑफ लो फ्रीक्वेंसी, ये भी सही है कि प्लांट्स जो होते हैं वो कम फ्रीक्वेंसी की वॉइस को आराम से क्या कर सकते हैं? एब्जॉर्ब। लॉस ऑफ हियरिंग इज़ अ कॉमन डिसऑर्डर, नहीं, इट इज़ नॉट अ कॉमन डिसऑर्डर। हेयर लॉस सभी को नहीं होता है, हमें भी पता है कि हर किसी को हेयर लॉस, हियरिंग सुनाई देना कम नहीं होता है, कभी किसी किसी को होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अलाउड मिक्सिंग ऑफ एल्कोहल इन पेट्रोल। ठीक है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ एल्कोहल परमिटेड फॉर मिक्सिंग इन पेट्रोल? पेट्रोल के अंदर अभी रिसेंटली एल्कोहल मिक्स करने की परमिशन दी गई है, और ये परमिशन दी गई है सो दैट कि इथेनॉल, एक्चुअली एल्कोहल के तौर पर भी इसमें क्या मिलाया जाता है? इथेनॉल को मिलाया जाता है, ताकि पेट्रोल जो है उसकी बर्निंग एफिशिएंसी जो होती है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, और जो लेट परमिशन थी वो किसकी दी गई थी? इनिशियली 5% की, लेकिन कुछ अभी 2021 के अंदर रिसेंटली ही इसको बढ़ा करके 10% किया गया, लेकिन फिर भी अभी तक जो है वो 5% ही रूल चला रहा है, तो हम एक बार 5% को ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि बुक्स के अंदर अभी तक क्या दिया जा रहा है? 5% ही दिया जा रहा है। इथेनॉल को मिलाया जाता है, इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाना कंपलसरी कर दिया गया था बीच में। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 10 से 15, ये नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडीटी कॉजेज एग शेल थिनिंग इन बर्ड्स बिकॉज इट इनहिबिट्स। डीडीटी जो है, ठीक है, ये क्या करता है कि बर्ड्स के अंदर जो होता है, बर्ड्स का कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो होता है, ठीक है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को ये क्या करता है? इफेक्ट करता है। कैल्शियम का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है एपिथेलियल सेल्स के अंदर, कैल्शियम के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, कैल्शियम एटीपीएस। ये डीडीटी जो है इस कैल्शियम एटीपीएस को क्या कर देता है? इनएक्टिवेट कर देता है, इसकी एक्टिविटी नहीं होने देता। इसकी एक्टिविटी नहीं हो पाती तो कैल्शियम प्रॉपर्ली बर्ड्स के जो एग्स होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए जो एग्स होती हैं उसकी शेल कैसी रह जाती है? पतली रह जाती है। इट इज़ कॉजिंग द थिनिंग ऑफ बर्ड्स बाय इनहिबिटिंग कैल्शियम एटीपीएस। ठीक है, ये अंडे के खोल के पतले होने का कारण होता है, किस लिए? कैसे? कैल्शियम एटीपीएस के इनहिबिट करके, एंजाइम को इनहिबिट करके। नेक्स्ट, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ऑनर ऑफ। किसके ऑनर में ये अवार्ड शुरू किया गया था? तो बेसिकली ये इस चैप्टर में कुछ ऑप्शन तो आपके हिस्ट्री के हैं और सीधे सीधे याद करने के हैं, लर्न करने के हैं। 1731 के अंदर क्या हुआ था? 1731 में जोधपुर, राजस्थान में पड़ता है ये, जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई करके एक लेडी थी जो बिश्नोई कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, और जोधपुर के महाराजा ने ऑर्डर किया था कि महल बनाने के लिए लकड़ी काट करके लेकर के आओ। तो क्योंकि बिश्नोई कम्युनिटी जो है वो नेचर के काफ़ी क्लोज रहते हैं, उनके धर्म में है, नेचर को बहुत ज़्यादा वो मानते हैं, तो अमृता देवी बिश्नोई ने क्या किया था? उन्होंने वो एक तरीके से चिपको मूवमेंट, इसको प्रॉपर चिपको मूवमेंट नहीं कहा जाता, लेकिन वो क्या किया उन्होंने, वो खेजड़ी वगैरह के जो पेड़ थे उनसे जाकर के वो चिपक गए, और उन्होंने कहा कि आपको उसको मारने से पहले हमें मारना पड़ेगा। तो इस तरीके से करते करते ऑलमोस्ट 343 या समथिंग इतने लोग थे जिन्होंने अमृता देवी प्रीतम के साथ में वहाँ पे खड़े होकर के अपनी क्या दे दी? जान दे दी, कुर्बानी दे दी।
उनके ऑनर के अंदर अमृता देवी प्रीतम ने उसके बाद में सुंदरलाल बहुगुणा गढ़वाल रीजन जो है वहाँ पर भी ऐसा मूवमेंट हुआ जिसे प्रॉपर कहा गया चिपको मूवमेंट, ठीक है, जिसे चिपको आंदोलन का नाम भी दिया गया। तो अमृता देवी प्रीतम जो है उनके ऑनर के अंदर, ठीक है, उनके सम्मान के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, एक वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड देना शुरू किया था इन ऑनर ऑफ अमृता देवी बिश्नोई, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी अमृता देवी बिश्नोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्लीन वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ, जो प्योर साफ पानी होता है उसके अंदर बीओडी और डीओ की कॉन्सेंट्रेशन पूछी गई है, ठीक है। तो डीओ क्या होती है, हमारा डीओ होता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, कि पानी के अंदर कितनी क्वांटिटी में घुली हुई ऑक्सीजन है। और बीओडी क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए जो क्लीन पानी होगा उसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तभी वहाँ पे उसमें जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। तो जो क्लीन पानी है उसकी डीओ तो हमेशा क्या होगी, ज़्यादा, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन उसके अंदर क्या होगी, ज़्यादा क्वांटिटी में होगी। लेकिन उसकी बीओडी जो है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्या होती है, ऑक्सीजन की मांग, कितनी और ज़्यादा ऑक्सीजन उस पानी में आने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि उसके अंदर एक्वेटिक एनिमल्स अच्छे से सर्वाइव कर सकें। तो उसकी बीओडी हमेशा क्या होती है, आपके कम होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं, हाई बीओडी एंड लो, क्लीन वाटर के लिए लो बीओडी एंड हाई डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बीओडी इज़ लो फॉर क्लीन वाटर एंड डीओ इज़ हाई। अगर हम इम्प्योर वाटर लेंगे, यानी कि जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होएगी उसकी बीओडी उतनी ज़्यादा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। बीओडी में होता क्या, जैसे ही पानी के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल घुलता आ जाता है, तो बैक्टीरियाज उस ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को क्या कर देते हैं, खा जाते हैं, सैप्रोफिटिक बैक्टीरियाज जो होते हैं वो। और लेकिन उस ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट तो बैक्टीरियाज कर लेते हैं, इस चक्कर में बैक्टीरियाज पानी की मोस्ट ऑफ जो ऑक्सीजन होती है उसको काम में ले लेते हैं। तो पानी के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी। पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने के कारण इसी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट पानी में मिलाया जाएगा, पानी की बीओडी उतनी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीओडी ऑफ पॉल्यूटेड वाटर इज़ इंक्रीज्ड बाय, ठीक है। बीओडी एक तो ऑर्गेनिक वेस्ट मिलाने से बढ़ सकती है, इसके अलावा बीओडी बढ़ सकती है एल्गी के कारण, ठीक है। एल्गी, मॉस, फर्न, डिस्टिलेटेड वेस्ट, ठीक है, डिस्टिलेटेड वेस्ट से नहीं लेकिन ऑर्गेनिक वेस्ट से बढ़ सकती है आपके, ठीक है। एल्गी जो होती हैं ये पैदा करती हैं आपके, ये क्या करती हैं, एल्गल ब्लूम बनाती हैं। एल्गल ब्लूम बेसिकली क्या होता है कि जो एल्गी है, एक तो एल्गी और इसी तरीके से प्लांट्स होते हैं जैसे कि वाटर हाइसिंथ वगैरह हो गया जो वाटर ब्लूम बनाते हैं। ये जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उसके ऊपर पूरी तरीके से क्या हो जाती है, फैल जाती है, उसको अच्छे से कवर कर लेती हैं क्योंकि ये काफ़ी रैपिडली ग्रो करती हैं। कवर करने के बाद में क्या होता है कि पानी का जो आउटर एनवायरनमेंट है, हवा जो है उसके साथ में कांटेक्ट कम हो जाता है। इसके कम होने के कारण जैसे जैसे पानी के अंदर जो ऑक्सीजन थी, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन थी, उस घुली हुई ऑक्सीजन को एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स काम में ले लेंगे। उनके काम में लेने के बाद में, क्योंकि पानी ऑक्सीजन लेगा कहाँ से, हवा से लेगा ना, ठीक है। तो उस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के ख़त्म होने के बाद में, क्योंकि वाटर का कांटेक्ट तो उसने एल्गी के कारण टूट गया, एल्गल सरफेस बनाने के कारण, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि उस पानी की बीओडी भी क्या हो जाती है, धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। इससे कहा जाता है एल्गल ब्लूम बनना। इसी तरीके की चीज़ जो होती है वाटर हाइसिंथ या आइकोनिया प्लांट भी करता है, जिसे कहा जाता है वाटर ब्लूम, जल ब्लूम और एल्गल ब्लूम, ठीक है। तो एल्गी भी बढ़ाता है और वाटर ब्लूम का काम और कौन करता है, आइकोनिया, वाटर हाइसिंथ, जल कुंभी जिसे कहते हैं वो भी करते हैं, ठीक है। हैवी मेटल्स लाइक निकल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय कार्बोक्सीमिथाइल ट्रीटमेंट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। देखिए जनरली तो नॉर्मली तो जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से हटाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, हैवी मेटल्स को आप इनसे नहीं रिमूव कर सकते हो। हैवी मेटल्स को रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, बेसिकली बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। इसमें बायो एब्जॉर्प्शन हो गया, बायो फिल्टर्स हो गए और एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट या बायो एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट, जिसके अंदर माइक्रोब्स जो होते हैं उनको
एनारोबिक कंडीशन में रखा जाता है, ठीक है। और ये माइक्रोब्स जो होते हैं कुछ एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई हो सकते हैं जो कि हैवी मेटल्स को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्पेसिफिकली कुछ बैक्टीरियाज जिनमें स्पेसिफिक प्लाज्मिड होते हैं विच आर रेजिस्टेंट टू हैवी मेटल्स, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरियाज जो होते हैं वो क्या करते हैं, हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनको मेन स्ट्रीम वाटर में जाने से रोकते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, बेसिकली बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज DDT रेजिड्यूज आर रैपिडली पास्ड थ्रू फूड चेन कॉजिंग बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है कि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जैसे मरकरी हो गया, DDT हो गया, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, इनको बैक्टीरियाज डिग्रेड नहीं कर पाते हैं और ये वापस से ये कंटिन्यूसली फूड चेन में अगर ये एक बार आ गए तो ये उसी में ही बने रहते हैं। जैसे पानी में आ गए तो पानी से ये प्लैंकटॉन्स में चले जाएंगे, फिर छोटी फिशेज़ में, फिर बड़ी फिशेज़ में, इस तरीके से। और जो बड़ी फिश होती है उसके अंदर ये क्या होता है, जैसे स्टोर होते रहते हैं और इनकी क्वांटिटी बढ़ती रहती है, ठीक है। इनके ऐसे होने का रीज़न क्या है कि दीज आर मॉडरेटली टॉक्सिक, नहीं, ये काफ़ी हाईली टॉक्सिक होते हैं। नॉन टॉक्सिक बिल्कुल भी नहीं होते, वाटर सॉल्युबल भी नहीं होते। दीज आर लाइपोसॉल्युबल, यानी कि बेसिकली ये क्या होते हैं, फैट में सॉल्युबल होते हैं। ये जो कंपाउंड्स हैं जो बायोमैग्निफिकेशन शो करते हैं ये फैट सॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिजम्स की जो फैट सेल्स होती हैं उनके अंदर जाकर के क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। और जनरली जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है फूड चेन के अंदर तो वो अगले ट्रॉफिक लेवल पे क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यही रीज़न है मेन इनके बायोमैग्निफिकेशन शो करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज two lakes A and B are identical in all aspects except that lake A has higher temperature. Which of the following is true? ठीक है कि दो हैं लेक्स जिसमें बाकी सब चीज़ें सेम है लेकिन एक का टेम्परेचर ज़्यादा है और एक का टेम्परेचर क्या है, कम है। तो अब रेट ऑफ ऑक्सीजन डिसोल्यूशन देखो, हम ऑप्शंस को देखते हैं। हायर ए में हायर रेट ऑफ ऑक्सीजन डिसोल्यूशन, बी में है, दोनों में सेम है या दोनों लेक्स का BOD सेम रहेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन डिसोल्यूशन को लेकर के पूछा गया है तो सीधा सा हमें पता होना चाहिए कि जैसे जैसे वार्म वाटर होगा उसकी ऑक्सीजन डिसोल्यूशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके ऑक्सीजन डिसॉल्व होने की कैपेसिटी क्या होती जाएगी, आपके कम होती जाएगी। ये कंडीशन क्यों होती है, क्योंकि हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने के ऊपर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। बेसिकली वाटर के मॉलिक्यूल्स ही तो हैं, तो मॉलिक्यूल्स का अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाएगा तो उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, एटम्स जो होते हैं, उनकी मूवमेंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और उनके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे तो ऑक्सीजन जो होती है दैट कैन ईजीली एस्केप, ठीक है। वाटर और ऑक्सीजन के बीच में आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, पानी और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड्स इजीली ब्रेकेबल होते हैं। उनको ब्रेक करने के लिए थोड़े से टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ऑक्सीजन की डिज़ोल्व होने की रेट जो है वो क्या हो जाएगी, आपके कम हो जाएगी। तो जो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए का हायर टेम्परेचर है तो बी में ऑक्सीजन डिज़ोल्व की रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी, और ए में ऑक्सीजन डिज़ोल्व होने की रेट क्या होगी, कम। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर कैन बी एस्टिमेटेड बाय। देखिए यह बात हमने पहले भी कर ली थी कि जितना ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको माइक्रोब्स जो होते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं, वो उसको क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। लेकिन इनको डिग्रेड जब वो करते हैं तो क्योंकि बैक्टीरिया और फंजाई एरोबिकल रेस्पिरेशन भी करते हैं तो उस चक्कर में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसको हम किससे मेजर कर सकते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, या जिसे कह सकते हो कि बाय मेजरिंग देयर ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। बाकी के तीनों ऑप्शन गलत है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ फार्मर इन सोनीपत हु प्रैक्टिसेस इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग।
ठीक है। सोनीपत हरियाणा में पड़ता है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको लर्न नहीं करना है। इसके ऑप्शन रहेंगे मुरारी बापू, ओ माय गॉड, रमेश चंद्र डागा, अहमद खान और रमेश भाई ओझा। ठीक है, तो रमेश चंद्र डागरा जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। सोनीपत हरियाणा के किसान हैं जो कि इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस इवन विद एडिकेट रेडिएशन सेफ्टी मेजर्स जनरेट। ठीक है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन जिनके अंदर प्रॉपर सेफ्टी मेजरमेंट्स होते हैं लेकिन फिर भी उनमें एक प्रॉब्लम होती है, दैट इज़ थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़, थर्मल पॉल्यूशन ऑफ सॉइल, नॉइस पॉल्यूशन और ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, न्यूक्लियर हो सकता है कि उन्होंने न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रॉपर एडिकेट मैनर्स वो ले लें, ठीक है, यूरेनियम वगैरह को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन न्यूक्लियर पावर स्टेशन में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, दैट इज़ टू कूल डाउन द सिस्टम। उनका जो भी सिस्टम है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन चाहे फिशन है चाहे फ्यूज़न है, सभी में आपके बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, तो उस हीट को कूल करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, और वो जो गर्म पानी होता है जो हीट को कूल करने के लिए काम में लिया जाता है, या जो हैवी वाटर भी अगर काम में लिया जाता है तो वो वापस से किस में सप्लाई कर दिया जाता है, नदियों के अंदर। आसपास जो भी नदी वगैरह होगी उसके अंदर उसको क्या कर दिया जाता है, सप्लाई। तो थर्मल पॉल्यूशन जो है वो न्यूक्लियर पावर स्टेशन से बहुत ज़्यादा होता है, और जनरली न्यूक्लियर पावर स्टेशन जहाँ कहीं पे भी होते हैं उसके आसपास कोई ना कोई झील या कोई रिवर ज़रूर होगी। ठीक है, तो जल निकायों का थर्मल प्रदूषण जो है ये एक मेजर ड्रॉबैक है ऑफ द न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय, सबसे पहली बात तो हमें पता होनी चाहिए व्हाट इज़ अ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, कुछ गैसेस होती हैं, हमारा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट से दिन के टाइम में जो सोलर रेडिएशंस आती हैं उनको अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती हैं, लेकिन हमें पता है कि कोई भी चीज़ अगर किसी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है तो वो कुछ क्वांटिटी एब्जॉर्ब करेगी, बाकी की क्वांटिटी वो वापस से क्या करती है, इमिट करती है। ठीक है, और नाइट टाइम पे जब भी रिफ्लेक्ट करती है तो ये कम वेवलेंथ की रेस को रिफ्लेक्ट करती है। इन वेवलेंथ की रेस को, क्योंकि हमारे बाहर एनवायरनमेंट की एक लेयर है हमारी अर्थ के चारों तरफ, तो वो लेयर क्या करती है इन क्योंकि, और इनकी इंटेंसिटी भी कम होती है, नाइट में रिफ्लेक्ट कर रही है ना वापस से, तो वो इसको बाहर नहीं जाने देती है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर नाइट में बना रहता है। सो ग्लोबल वार्मिंग इज़ नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। ग्लोबल वार्मिंग इज़ द रीज़न जिसकी वजह से हम लोग अर्थ पे सर्वाइव कर रहे हैं। अगर ग्रीन हाउस, इसको कहा जाता है बेसिकली ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, अगर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट नहीं होता, ठीक है, तो हम अर्थ का जो टेम्परेचर है वो नाइट टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता। लेकिन अब क्या हो रहा है कि नॉर्मल तो कंडीशन में अर्थ का टेम्परेचर अगर रह रहा है तो ठीक है, लेकिन अब कंडीशन क्या हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होकर के कि कुछ गैसेस हैं जो एनवायरनमेंट के अंदर जाकर के स्टोर हो रही हैं, वहीं पर रह रही है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, CFCs हैं, इवन वाटर वेपर्स भी। ठीक है, तो ये थोड़े क्वांटिटी इंटेंसिटी के, मतलब बिल्कुल भी अर्थ जो वापस नाइट में रिफ्लेक्ट करती है उसको वापस से बाहर नहीं जाने देती है। तो इस वजह से टेम्परेचर जो अर्थ का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। सो दैट्स अ क्वाइट ड्रॉबैक ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, और इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, सीधी सी बात है, पेड़ लगाओ और फॉसिल फ्यूल्स को कम खर्च करो। तो ऑप्शन देख लेते हैं, रिड्यूसिंग रीफॉरेस्टेशन, नो, रीफॉरेस्टेशन को कम करना तो बिल्कुल भी नहीं। सेकंड ऑप्शन, इंक्रीजिंग डीफॉरेस्टेशन, डीफॉरेस्टेशन को बढ़ाना बिल्कुल भी नहीं, पेड़ काटना। ठीक है, इंक्रीजिंग डीफॉरेस्टेशन नो, रिड्यूसिंग डीफॉरेस्टेशन पेड़ों को काटना कम करना, एंड कटिंग डाउन यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स के यूज़ को कम करना और पेड़ काटना भी क्या करना, कम करना, वही जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये चैप्टर काफ़ी बेसिक सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इफेक्ट रिफर्स टू, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसको कहा जाता है, मैंने अभी बताया था कि दिन में जो रेज आती हैं वो अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब कर लेती है, नाइट में वो वापस से रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन कुछ गैसेस के एनवायरनमेंट के कारण वो उतनी इंटेंसिटी नहीं होती, तो वो एनवायरनमेंट को क्रॉस करके स्पेस में नहीं जा पाती हैं, जिससे हमारा टेम्परेचर जो होता है, अर्थ का टेम्परेचर वार्म बना रहता है, और इट इज़ एसेंशियल फॉर अवर लिविंग, जीने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इसी को ही हम क्या कहते हैं,
ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसका मतलब क्या होता है, वार्मिंग ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ का गर्म होना, जो गर्म बना रहना जो होता है, दैट इज़ नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। डिफॉरेस्टेशन, ओके, डिफॉरेस्टेशन डज नॉट लीड टू, डिफॉरेस्टेशन वनों की कटाई से क्या नहीं होता है, क्विक न्यूट्रिएंट साइकिल, क्विक न्यूट्रिएंट साइकिल डिफॉरेस्टेशन से तो नहीं होता है, न्यूट्रिएंट साइकिल उसी तरीके से चलेगा जिस तरीके से उसने चलना है। सॉइल इरोजन होता है। ऑल्ट्रेशन ऑफ लोकल वेदर कंडीशन, स्थानीय मौसम की स्थिति में परिवर्तन, अगर आप अपने आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है आप उसे भी अगर देखते हो, आ चुके एनवायरनमेंट में और 10 साल पहले के एनवायरनमेंट, अभी जून चल रहा है तो मोस्ट ऑफ टाइम ये सबने नोटिस कर लिया होगा कि आज और 10 साल पहले में गर्मी सर्दी में भी काफ़ी डिफरेंस आ गया है, तो लोकल वेदर चेंज होते हैं, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, ऑब्वियसली अगर वनों को काटेंगे तो नेचुरल हैबिटेट क्या होंगे, ख़त्म होंगे, तो डिफॉरेस्टेशन से क्विक न्यूट्रिएंट साइक्लिंग नहीं होते, बाकी सारी चीज़ें इसके ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड, ठीक है। बायोमास बर्निंग, बायोमास के जलने से CO2 रिलीज होती है, सही है ये पेयर, ठीक है। फॉसिल फ्यूल बर्निंग, बायोमास जलाओ या फॉसिल फ्यूल जलाओ, कुछ भी जलाएंगे तो CO2 तो बिट ऑब्वियस रिलीज होगी। न्यूक्लियर पावर से रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलते हैं, ये भी सही है। सोलर एनर्जी शोज ग्रीन हाउस इफेक्ट, नो, ग्रीन हाउस इफेक्ट सोलर एनर्जी के कारण नहीं होता, एनवायरनमेंट के कारण होता है, एनवायरनमेंट की गैसेस के कारण होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, नो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1981 के अंदर, 1987 के अंदर इसको साइन किया गया था और 89 से ये इफेक्टिव हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग के लिए नहीं था, ये था ओजोन डिप्लीशन को कम करने के लिए, यानी कि वो गैसेस जैसे CFC वगैरह हो गया, या वो गैसेस जिसमें क्लोरीन होता है ज़्यादातर, उन गैसेस को कम करने के लिए, जो कि ओजोन को क्या करती है, ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रही है, उनके लिए था। क्योटो प्रोटोकॉल जो था ये था फॉर क्लाइमेट चेंज। 1992 के अंदर जो अर्थ समिट हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन जो था, उसको उसके रिजल्ट के तौर पर क्योटो प्रोटोकॉल को आप ले सकते हो। 1997 के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया, जिस पे आई थिंक 192 कंट्रीज़ ने साइन किया था, और उन सब ने ये कहा था कि हम अपने कार्बन इमिशन को कम करेंगे, कार्बन फुटप्रिंट जो होता है उसको कम करेंगे, ताकि क्लाइमेट चेंज जो है वो रुके और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो रुक सके आपके, ठीक है। रामसर कन्वेंशन, तो ए गलत हो गया, बाकी के 3 भी देख लेते हैं। रामसर कन्वेंशन फॉर ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन नहीं, रामसर कन्वेंशन होता है जहाँ पे भी वेटलैंड्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेटलैंड्स होते हैं, दलदली या मैशी एरियाज़, जो मार्शी एरियाज़ होते हैं, क्योंकि वेटलैंड्स के अंदर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलती है, उनको प्रिजर्व करके रखना, उनके कंजर्वेशन के लिए क्या होता है, रामसर कन्वेंशन था। इसी तरीके से था बेसल कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए नहीं होता है, ये होता है हैजार्डस वेस्ट जो होता है, जैसे कि जो डेवलप्ड कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या करती थी, जितने भी अपने वेस्ट मटेरियल है वो डंप कर देती थी, उनको डंपिंग ग्राउंड की तरह काम में लेती हैं, अभी भी लिया जाता है, अफ्रीका में बहुत ज़्यादा हैजार्डस वेस्ट को डंप किया जाता है। तो इसको कम करने के लिए या इस पे कंट्रोल करने के लिए कौन सा कन्वेंशन था, कौन सी ट्रीटी थी, संधि कौन सी थी, बेसल कन्वेंशन था। तो करेक्टली मैच्ड कौन सा हो जाएगा हमारा, क्योटो प्रोटोकॉल, जिसको कि क्लाइमेट चेंज के लिए बनाया गया था 1997 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका डेवलप्स ईच ईयर बिटवीन, लगभग कौन से साल के अंदर ये ज़्यादा डेवलप होता है, इट इज़ डेवलप्ड बिटवीन लेट अगस्त एंड अर्ली अक्टूबर, यानी कि अगस्त और अक्टूबर के बीच में क्या होता है, ये आपके बन जाता है, क्योंकि इस टाइम के ऊपर गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है, और उससे जो CFCs जो होती है, जो रेफ्रिजरेटर्स और इसमें होती है वो ज़्यादा निकलती है, तो लगभग ये सीधा NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, कौन से टाइम के अंदर, अगस्त और अक्टूबर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इज़ मैक्सिमम ओवर इंडिया, अंटार्कटिका, यूरोप और अफ्रीका, तो ये कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा बड़ा होल कहाँ पर है,
एंटार्क्टिका के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल एग्रीमेंट इन स्पेसिफिक कंट्रोल स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस द रिलीज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज वाज अडॉप्टेड बाय। ठीक है, कि ऐसी कौन सी ट्रीटी या संधि हुई थी जिसमें ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले जो भी केमिकल्स हैं उनके रिलीज़ को कम करने के लिए बहुत सी कंट्रीज़ ने आपस में क्या किया था, ट्रीटी की थी। और ये ट्रीटी आपकी कौन सी कहलाती है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटो वियना या रियो डे जेनेरियो कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो ये ट्रीटी हमारी कौन सी कहलाती है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि कब हुआ था, 1987 के अंदर। और ये इफ़ेक्टिव या लागू कब से होना था, 1989 से अंदर, जिसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या कहता है कि बेसिकली जितने भी देश हैं, नेशंस हैं, वो सारे के सारे CFC के इमिशन को क्या करेंगे, कम करेंगे, या CFC की जगह ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाएगा, क्योंकि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं उनके अंदर क्लोरीन होता है और ये सबसे ज़्यादा ओजोन को डैमेज करता है। इवन एक क्लोरीन 1 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसके लिए अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइम हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद ग्रेटर UV रेडिएशन ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। ओजोन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ओजोन हमें UVB से बचाती है। बेसिकली UVA और UVB दोनों में UVB इज़ मोर हार्मफुल। ठीक है, और UV रेडिएशन से हमें क्या क्या नुकसान नहीं हो सकते हैं, विच इज़ नॉट अ हेल्थ रिस्क, इंक्रीज लिवर कैंसर, स्किन कैंसर, डैमेज टू आइज, रिड्यूस इम्यून सिस्टम। तो अगर हम ये देखते हैं UV रेस के एक्सपोजर में ज़्यादा रहने पर ये तीनों चीज़ें होती हैं। स्किन कैंसर बहुत कॉमन है, आइज़ की कॉर्निया पे फर्क पड़ जाना और इम्यून सिस्टम का कमी हो जाना। लेकिन लिवर कैंसर जो है वो UV के कांटेक्ट में आने से नहीं होता है। ठीक है, UV रेस के कांटेक्ट में डायरेक्ट आने से लिवर कैंसर नहीं होता है, तो इट इज़ नॉट प्राइम हेल्थ रिस्क। लेकिन बाकी के तीनों जो है तो क्या होते हैं, UV के हेल्थ रिस्क हैं। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस ऑफ फॉरेस्ट, अर्बनाइजेशन एंड इंक्रीजिंग पॉल्यूशन आर ऑल ड्यू टू, कि जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स है जो इस चैप्टर में हमने पढ़ी हैं, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, जितने भी तरीके के पॉल्यूशन है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, फॉरेस्ट ख़त्म हो रहा है, इन सब का मेजर रीज़न क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। इन सब का मेन रीज़न क्या है, इट इज़ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया जाए तो बाकी के सारे के सारे मैटर्स अपने आप कंट्रोल हो सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, जितने भी अभी के टाइम पर प्रोसेस चल रहे हैं उनके दो ही परमानेंट ट्रीटमेंट है। फर्स्ट इज़ पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, सेकंड वन टू लर्न हाउ टू यूज़ नेचुरल थिंग्स इन अ सस्टेनेबल वे। सस्टेनेबल वे क्या कहलाता है, इस तरीके से कि उन्हें हम भी काम में ले लें और आने वाली कई जनरेशन्स भी क्या कर सके, प्रॉपर काम में ले सकें। तो 480 का करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई कि हम आपकी सारी की सारी क्वेरीज़ को अच्छे तरीके से अमेंड कर सकें। ठीक है, और प्लीज़ 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 डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर